ज्ञान चक्षु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और हम राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू को कर रहे हैं 2022-23 के। ठीक है, उसमें पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम दूसरे चैप्टर से शुरुआत करेंगे। ठीक है, दूसरा चैप्टर किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र से रिलेटेड है। उसमें क्या बातें करेंगे, कौन कौन सी चीज़ होगी, तो उसमें सबसे पहले तो एग्रीकल्चर का कितना जो आपका जीएसडीपी रहता है एग्रीकल्चर का, उसका कितना पार्ट है अपने जीडीपी में, उस चीज़ को देखेंगे। देन जीएसडीपी ऑफ एग्रीकल्चर देखेंगे, जीवीए देखेंगे, ग्रोथ देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, एनुअल ग्रोथ कितनी हुई है। फिर उसके अलावा एग्रीकल्चर के साथ साथ कौन कौन से अलाइड सेक्टर हैं, कौन कौन से अलाइड सेक्टर हैं उनकी भी बात करेंगे। और उनसे रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं, स्कीम्स जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चला रखी है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो चला रखा है, उन सब चीज़ों के बारे में इसमें बात करेंगे। चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो एग्रीकल्चर है क्या और राजस्थान में एग्रीकल्चर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सबसे पहले पता होना चाहिए। जनरली मेंस में ये पूछ लिया जाता है, कभी कभी प्रीलिम्स में भी पूछ लिया जाता है कि भाई जो राजस्थान की जो एग्रीकल्चर है वो रेन फेड है मैक्सिमम या फिर सिंचाई पे निर्भर करती है, इरिगेशन पे निर्भर करती है। तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो क्या है, मेनली रेन फेड है। कैसी है? रेन फेड है, ग्राउंड वाटर पे और दूसरा इरिगेशन पे। ठीक है, इरिगेशन पे क्या करती है, कम डिपेंड करती है, लेस डिपेंड करती है। ठीक है, किस पे? ग्राउंड वाटर पे और इरिगेशन पे। मेनली क्या है, रेन फेड है। तो ये सीधा सीधा पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन अब हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जब रेन फेड है, रेन फेड होने के बावजूद यहाँ पे क्या है, परेशानी ये है कि जो मानसून है, ठीक है, रेन कहाँ से आएगी? मानसून के टाइम पे ही आती है सबसे ज़्यादा रेन। लेकिन जो मानसून है वो तो बहुत ही अपने यहाँ पे क्या होता है, बोल सकते हैं कि बहुत ही वीक मानसून आता है। क्या आता है? वीक मानसून आता है। वीक मानसून यानी कमज़ोर मानसून आता है और स्कैंटी रेनफॉल होता है। स्कैंटी मतलब कभी कभार। और ऐसा होता है कि ईस्टर्न राजस्थान में तो बहुत रेनफॉल होता है, वहीं वेस्टर्न राजस्थान में ना के बराबर रेनफॉल होता है। किसके? ना के बराबर रेनफॉल होता है। ठीक है, फिर एग्रीकल्चर राजस्थान की इकोनॉमी का बैकबोन है, ये तो हमें पता ही है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स थे, बेसिक फीचर्स थे जो आपके इकोनॉमिक सर्वे की पहली जो पेज है, जो पहला पैराग्राफ है, उस पर लिखे हुए थे। ठीक है, अब कुछ डेटा है जो पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इससे पहले, डेटा बताने से पहले मैं आपको एक बार एक डेफिनेशन है, अलाइड सेक्टर्स की डेफिनेशन है कि भाई एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज और फॉरेस्ट्री। ठीक है, ये आपको चारों सेक्टर याद रखना है। हम जो भी बात करेंगे इन चारों सेक्टर्स के बारे में ही करेंगे। हम जो भी बात करेंगे इन चारों सेक्टर्स के बारे में ही करने वाले हैं। इसके अलावा मतलब ज़्यादा सेक्टर्स पे हम मूव नहीं करेंगे, इन चारों सेक्टर्स की ही बात करेंगे। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, कौन कौन सी क्रॉप्स हैं, कौन कौन से पीरियड में होती हैं, क्रॉप का नाम क्या है, राजस्थान की क्रॉप उस रैंक क्या है उस क्रॉप में। ठीक है, फिर एनिमल हस्बेंड्री में कौन कौन से कीपिंग मतलब कौन कौन से एनिमल्स हैं, कौन सा लाइव स्टॉक है जिसमें राजस्थान की क्या है, रैंक कौन सी है। ठीक है, प्रोडक्शन क्या है, मिल्क प्रोडक्शन क्या है, मीट प्रोडक्शन क्या है, तो वो सब हमारा एनिमल हस्बेंड्री में आएगा। फिशरीज़ में अब बोलेंगे भाई कि सर राजस्थान में फिशरीज़, हाँ तो इनलैंड फिशरीज़ होती हैं अपने यहाँ पे। कौन सी होती हैं? इनलैंड फिशरीज़ होती हैं। हालांकि उसका जो परसेंट है वो 0.39 के आसपास है, 0.39% है अपने टोटल एग्रीकल्चर के जीडीपी में। मतलब 0.4% बोल सकते हो इसको। कितना? 0.4% है, जो कि मतलब मान लीजिए आधे परसेंट से भी कम अपना फिशरी सेक्टर आता है एग्रीकल्चर जीडीपी में। ठीक है, फिर उसके बाद फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में क्या आएगा? अब यहाँ पे दो चीज़ें देखनी है आपको फॉरेस्ट्री में। एक तो आपको फॉरेस्ट देखना है पूरा कि फॉरेस्ट से प्रोडक्शन क्या है, कितना है, राजस्थान के कितने हिस्से में कौन सा फॉरेस्ट है, जो इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है। किसमें? जो इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो इंडिया की फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है अपनी, ठीक है, बाई एनुअल आती है, बाई एनुअल फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, 2 साल में एक बार आती है फॉरेस्ट रिपोर्ट। आपके 2021 की आई हुई है। ठीक है, उसके अंदर जो राजस्थान से रिलेटेड फैक्ट हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा जंगल कौन से ज़िले में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, वो भी हमें यहीं पे याद कर लेना है। ठीक है, जिससे इधर उधर ना भागना पड़े। ठीक है, तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना फैक्ट वाला मामला की इकोनॉमिक सिनेरियो देख लेते हैं कि भाई जो राजस्थान का एग्रीकल्चर और जो इकोनॉमी है वो कैसे कैसे
इफ़ेक्ट होती है अलग चीज़ों से, ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्या है, हमारी ग्रोथ रेट क्या है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पे मैंने टेबल बना दी हैं, ठीक है। टेबल के अलावा आपको इसमें से क्या करना है, सिर्फ 2021-22 और 22-23 का ही करना है कि भाई करंट प्राइसेस पे जो हमारी एग्रीकल्चर की जीडीपी है वो कितनी है। तो यहाँ पे 3,33,313, ठीक है, 3,33,313 करोड़ रुपए, ठीक है। ध्यान रखना कि 3,33,313 क्या है, करोड़ रुपए हैं। और 2022-23 में जो बढ़ के कितनी हो गई है, ये मैं करंट प्राइसेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 3,79,439 रुपये हो गई है। इसी तरह से कांस्टेंट प्राइस पे कितनी है हमारी, 1,98,614, जो बढ़ के कितनी हो गई है, 2,08,989 हो गई है, ठीक है। अब ग्रोथ रेट देखें तो करंट प्राइसेस पे ग्रोथ रेट कितनी है 2022-23 की, 13.84, और कांस्टेंट प्राइसेस पे ग्रोथ रेट है 5.22। तो मैंने जो ये हाईलाइट किया है ना, यही चीज़ बस आपको याद रखनी है, इसके अलावा आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है इनमें से, क्योंकि फैक्ट क्या होंगे पूरे इकोनॉमिक सर्वे में आपके पास बहुत सारे फैक्ट हो जाएंगे, तो हमें उतना ही सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वही याद रखने हैं, इसके अलावा याद नहीं रखने। एक तो ये 2022-23 की तो अपन को चारों चीज़ें याद रखनी है कि भाई करंट प्राइसेस पे जीएसबीए कितना था, वैल्यू एडिशन कितना था, कांस्टेंट प्राइसेस पे कितना था, ग्रोथ रेट कांस्टेंट प्राइसेस और करंट प्राइसेस पे कितनी थी। उसी के साथ साथ 2021-22 की हमें क्या याद रखना है, सिर्फ 2021-22 का हमें क्या याद रखना है, सिर्फ जीएसबीए याद रखना है कांस्टेंट और करंट प्राइसेस पे, ठीक है। इसी चीज़ को मैंने टेबल में बना के लिख दिया है यहाँ पे आपके शॉर्ट करने के लिए। ऊपर जीएसबीए ध्यान रखना, ऊपर जीएसबीए की बात हो रही है और नीचे जो मैं बात कर रहा हूँ वो जीएसडीपी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूँ, जीएसडीपी की, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको टेबल में बना के लिख दिया है पूरा कि भाई एग्रीकल्चर जीएसडीपी कितने लाख करोड़ है, तो 2.09 लाख करोड़ है, ठीक है। ये 2022-23 का ही डेटा है, ये पूरा किसका डेटा है, 2022-23 का ही डेटा है, ठीक है। करंट प्राइसेस पे कितनी है, 3.79 लाख है। परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीएसडीपी, मतलब राजस्थान की जो सकल घरेलू उत्पाद है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें एग्रीकल्चर का परसेंट कितना है, तो कांस्टेंट प्राइसेस पे परसेंट है 28.5%, ठीक है। करंट प्राइसेस पे कितना है, 28.95%। अब दोनों की ग्रोथ रेट देखें तो कितना है भाई, एग्रीकल्चर में अगर कांस्टेंट प्राइसेस पे ग्रोथ रेट देखा जाए तो वो कितनी है, 5.22% है, वहीं यदि करंट प्राइसेस पे देखा जाए तो 13.84% है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, ये आपको याद रहना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है यहाँ का, ठीक है। ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। फिर एनुअल ग्रोथ देख लेते हैं कि भाई एनुअल ग्रोथ कितनी हुई है, ठीक है। ये एनुअल ग्रोथ हम अगर कांस्टेंट प्राइसेस पे देखें तो 7.48% है। इस एनुअल ग्रोथ को ऐसा है कि हमने 5 साल की, पिछले 5 साल की एक एग्रीगेट ग्रोथ ले ली है, तो इसको एजीआर ग्रोथ भी बोल देते हैं, एग्रीगेट ग्रोथ, ठीक है। कि पिछले 5 साल में जो ग्रोथ रेट है तो कांस्टेंट प्राइसेस पे 4.78% है, वहीं करंट प्राइसेस पे कितनी है, 14.33%, ठीक है। तो इस टेबल को याद रखना, ये आपके इकोनॉमिक सर्वे से ही उठाई गई है सीधी सीधी। मैं वहाँ पे क्या हुआ था कि पैराग्राफ फॉर्म में लिखा हुआ था, उसको मैंने टेबुलर फॉर्म में बना के लिख दिया, तो ये टेबल आपको याद करनी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब सेक्टर वाइज देख लेते हैं। तो मैंने सेक्टर आपको 4 सेक्टर बताए थे, आपको मैंने 4 सेक्टर बताए थे। 4 कौन कौन से सेक्टर बताए थे मैंने आपको, उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था लाइव स्टॉक, फिर क्रॉप्स, फॉरेस्ट्री और फिशिंग, ठीक है। ऊपर मैंने हालांकि क्रॉप को सबसे पहले लिया था, फिर लाइव स्टॉक को लिया था, तो एक एक करके पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है, चारों के बारे में कि भाई कौन से क्रॉप का कितना पूरे एग्रीकल्चर में किस सेक्टर का, यानी कौन से सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं भाई कि क्रॉप्स का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, कितना, क्रॉप्स का नहीं, लाइव स्टॉक का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। लाइव स्टॉक का कितना है, 46.41%, 46.41%, ठीक है। वहीं क्रॉप्स का कितना है, 46% ही है, एग्जैक्ट 46% है। और लाइव स्टॉक का कितना था, 46.41, मतलब सबसे ज़्यादा यदि पूछ लिया जाए आपसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में या फिर अलाइड सेक्टर में या फिर एग्रीकल्चर जीडीपी में, ठीक है, सबसे ज़्यादा किस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, तो आपको क्या बताना है, उसमें लाइव स्टॉक बताना है। लाइव स्टॉक का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, वो कितना है, 46.41%, ठीक है। सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे क्या है आपका, थर्ड नंबर पे है आपका फॉरेस्ट्री एंड लॉजिंग, ठीक है। फॉरेस्ट्री एंड लॉजिंग मतलब पेड़ वेड़ से जो टिम्बर आती है वो सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो फॉरेस्ट्री का कितना प्रतिशत है, 7.20%, 7.20% लिख सकते हैं। वहीं फिशिंग का कितना परसेंट है, फिशिंग का मात्र
6.39 या 4% इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये याद हो जाएगा। अगर वहीं आपसे यदि, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कंट्रीब्यूशन कितना है जीएसडीपी में, वहीं ग्रोथ पूछ लें कि भाई 2022-23 के लिए सबसे ज़्यादा ग्रोथ कौन से सेक्टर में देखने को मिली थी, सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस में देखने को मिली है 2022-23 में, किस में देखने 2022-23 में सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस में देखने को मिली है, तो हमें फिशिंग में देखने को मिली है। किस में? फिशिंग में। कितनी है? 17.65%, ठीक है। उसके बाद किस में है? उसके बाद क्रॉप्स में है 6.39%, ठीक है। फिर उसके बाद किस में है? फॉरेस्ट्री में 5.18% और लाइव स्टॉक में है 3.91%, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया कि भाई हर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब अगली स्लाइड पे देखते हैं कि अगली में क्या है। तो टोटल, अब यहाँ पे मैं आपको क्रॉपिंग एरिया की बात हो रही है, यहाँ पे किसकी बात होगी कि अपने यहाँ पे टोटल लैंड यूटिलाइजेशन कितना है, क्रॉपिंग एरिया कितना है, ठीक है। लैंड यूज स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे। तो एक फैक्ट है जो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि ये फैक्ट ये है कि अपने यहाँ पे राजस्थान में टोटल, ठीक है, टोटल रिपोर्टिंग एरिया कितना है राजस्थान का, ठीक है। तो राजस्थान का टोटल रिपोर्टिंग एरिया है 382.89 लाख करोड़। ये सीधा सीधा फैक्ट आरएस के एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है और पहले भी प्रीवियस एग्ज़ाम्स में भी पूछा गया है, ठीक है। प्रीवियस एग्ज़ाम में भी पूछा गया, तो आपको ये तो याद रखना ही है कि टोटल रिपोर्टिंग एरिया कितना है 342.89 लाख करोड़ हेक्टेयर। इसको हेक्टेयर लिख लेंगे आगे, ठीक है। कितना है? हेक्टेयर है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपका। अब आगे देख लेते हैं कि भाई हमारे और दूसरे जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं कि भाई कितना हमारे पास नेट क्या बोलते हैं लैंड यूज स्टैटिस्टिक्स में कितना एरिया कौन से उसके अंदर आता है, ठीक है। तो हमारा जो नेट सोन एरिया है, नेट सोन एरिया कितना है, ये जो हमारा 342 लाख करोड़ है, इसका 52 यानी 52.34% क्या है हमारा, 34% क्या है हमारा नेट सोन एरिया है, ठीक है। उसके अलावा फॉरेस्ट कितना है, 8.8% फॉरेस्ट है, ठीक है। एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर असेट कितना है, तो यहाँ पे मैंने ये पूरे डेटा लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आपको इनमें एक बार बस इनसे गो थ्रू हो लेना। बस इसमें जो याद रखने का है सबसे ज़्यादा वो एक तो फॉरेस्ट है और दूसरा क्या है आपका नेट सोन एरिया कितना है, आपको ये याद रखना है बस, ठीक है। इसके अलावा ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है क्योंकि इतने सारे फैक्ट याद होंगे नहीं। तो सबसे पहले क्या याद रखना है लैंड यूटिलाइजेशन स्टैटिस्टिक्स में कि टोटल रिपोर्टिंग एरिया कितना है, जो कि 342.89 लाख करोड़ हेक्टेयर है, ठीक है। उसके अलावा नेट सोन एरिया का, जो नेट सोन एरिया है वो टोटल एरिया का कितना प्रतिशत है, तो 52.34% है, ठीक है। और फॉरेस्ट कितना प्रतिशत है, तो 8.08% है, ठीक है। बस इतना है आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब मैंने यहाँ पे जो ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग है उसको टेबल में बना के लिख दिया है कि भाई टोटल जो ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग है वो कितनी है, क्या है उस हिसाब से, ठीक है। ऊपर वाली स्लाइड में याद रखिएगा कि अगर पूरा याद कर सकते हैं तो पूरा याद कर लीजिए, और यदि नहीं हो रहा है पूरा याद तो आपको सिर्फ दो चीज़ें तो इंपॉर्टेंटली याद होनी चाहिए, फॉरेस्ट याद होना चाहिए और नेट सोन एरिया याद होना ही चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग देख लेते हैं कि अपनी ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग कितनी है, ठीक है। ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग क्या होती है, ऐसी लैंड होल्डिंग मतलब उस ज़मीन पे कितना कब्जा है, ठीक है। ज़मीन का कब्जा जो कि जिस पे क्या होती है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती है, एग्रीकल्चरल या कोई अलाइड प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग बोलते हैं। और ये जो ऑपरेशनल है मतलब ये कहीं ना कहीं किसके स्वामित्व के अंदर आ रही है, किसी भी पर्सन में कोई भी मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो उसके स्वामित्व के अंदर आ रही है, ठीक है, यानी उसकी ओनरशिप के अंदर आ रही है, ठीक है। पर्सन्स ओनरशिप, ठीक है, उसके अंदर आ रही है। तो कितनी ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग है वो देख लेते हैं। टोटल लैंड होल्डिंग एग्रीकल्चर में हमारी कितनी लैंड होल्डिंग थी, टोटल 2000 सेंसस, एग्रीकल्चर सेंसस के हिसाब से हमें लेते हैं, तो हम दो एग्रीकल्चरल सेंसस हैं उनको कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। तो यदि आपको दूसरा याद नहीं होता है तो 2015-16 का तो याद रखना ही है इसमें, ठीक है। तो मैं कंपेयर करके बता देता हूँ जल्दी आपको कि टोटल नंबर ऑफ लैंड होल्डिंग है वो 68.88 लाख लोगों ने, ठीक है, 68.88 लाख लोगों ने होल्ड करके रखी हुई है वहीं, ठीक है। वहीं 2015-16 के सेंसस के हिसाब से 76.55 लाख लोगों ने, कितने 76.55 लाख लोगों के पास एग्रीकल्चरल लैंड है, क्या है एग्रीकल्चरल लैंड है। अब इसमें ग्रोथ कितनी हो गई है लोगों में, मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे अब ये बोलेंगे कि सर लोग कैसे बढ़ गए, तो ज़मीन तो उतनी है लेकिन क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए एक फैमिली है उसके पास
10 बीघा ज़मीन थी, ठीक है, 10 बीघे ज़मीन थी भाई। अब इसके क्या हुए, 4 बच्चे हुए, ठीक है, S1 S2 S3 S4, ठीक है, 4 बच्चे हुए। अब चारों बच्चों में जो अगली जनरेशन में इसने बांटी है लैंड, तो क्या सबको क्या किया, 2.2 ढाई ढाई बीघा ज़मीन दे दी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पहले तो सिर्फ लैंड होल्डिंग क्या थी, एक जन के पास थी, ठीक है, एक पर्सन के पास थी, लेकिन अब वही लैंड होल्डिंग कितने, 4 लोगों के पास हो गई है, ठीक है, 4 पर्सन के पास हो गई है, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ पे ये। तो इसी तरह से लैंड होल्डिंग को काउंट किया जाता है, ठीक है। तो 2010-11 में लैंड होल्डिंग 68 लाख लोगों के पास थी। वहीं 2015-16 में जो लैंड होल्डिंग है वो 76.55 लोगों के पास हो गई, ठीक है। उसमें ग्रोथ कितनी थी, तो 11.41% की ग्रोथ देखने को मिली है। अब टोटल एरिया देख लेते भाई कि एग्रीकल्चरल जो अपना ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग का जो टोटल एरिया है वो कितना है, तो 211 लाख हेक्टेयर है। कितना है, 211 लाख हेक्टेयर है। और यहाँ पे ताजुब की बात यह है कि पहले एग्रीकल्चरल का एरिया क्या था, हमारे पास ज़्यादा था, जो कि 2015-16 में क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। 2015-16 में क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया। कितना रिड्यूस हो गया, 1.24% रिड्यूस हो गया, लगभग 1.24% से रिड्यूस हो गया। अब रिड्यूस कैसे हो गया सर, एग्रीकल्चर लैंड कहाँ जाएगी, तो हो सकता है कि इन्होंने जो अपनी एग्रीकल्चर लैंड थी उसको कन्वर्ट करवा के, ठीक है, हाउसिंग लैंड में कन्वर्ट करवा लिया हो, या फिर कमर्शियल लैंड में कन्वर्ट करवा लिया हो, ठीक है, या इंडिविजुअल जो भी लैंड है उसमें दूसरी लैंड्स में कन्वर्ट करवा लिया हो। अब लैंड्स का कैसे पता लगेगा, तो आप देखिए यहाँ पे कितने टाइप की लैंड होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। ये नेट्स ऑन एरिया बता दिया आपको, फॉरेस्ट का बता दिया, या फिर बैरन लैंड भी इसमें आ गई, ठीक है, परमानेंट पेस्चर लैंड आ गई, ठीक है, ट्री क्रॉप्स जहाँ होती हैं वो वाली लैंड आ गई। तो इसी तरह से अलग अलग टाइप की लैंड होती हैं। जब आप मेंस के लिए, ठीक है, जब आप मेंस के लिए लॉ ऑप्शनल पढ़ेंगे, ठीक है, लॉ ऑप्शनल नहीं मतलब GS3 का पार्ट है लॉ सब्जेक्ट, उसके अंदर आपको एक लॉ मिलेगा राजस्थान टेनेंसी एक्ट वाला, ठीक है। उस टेनेंसी एक्ट, जो राजस्थान टेनेंसी एक्ट है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी कि भाई राजस्थान टेनेंसी एक्ट, ठीक है, उसके अंदर आपको ये सब चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी कि भाई कितने टाइप की लैंड होल्डिंग होती है, खरज लैंड किसे बोलते हैं, इनामी लैंड किसे बोलते हैं, बेनामी लैंड किसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको उधर पढ़ने को मिलेंगी, तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि भाई एग्रीकल्चरल लैंड इतनी है, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ लैंड होल्डिंग इतनी है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। यहाँ आपको आगे चलते हैं। अब हम हमारा है अब आगे की टाइप ऑफ लैंड होल्डिंग, ठीक है। ऊपर हमने पढ़ा ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग, अब पढ़ रहे हैं हम टाइप ऑफ लैंड होल्डिंग। टाइप ऑफ लैंड होल्डिंग, यहाँ पे टाइप ऑफ लैंड नहीं पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, टाइप ऑफ लैंड होल्डिंग पढ़ रहे हैं, यानी कितने लोगों के पास कितनी ज़मीनें हैं, ठीक है। उसमें मार्जिनल आपने सुना ही होगा कि भाई बहुत सारी स्कीम है, जैसे मान लो पहले जब किसान सम्मान निधि स्कीम चलाई थी सबसे पहले, तो वो सिर्फ मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स के लिए थी। तो वो मार्जिनल जो स्मॉल फार्मर्स थे वो किसके बेसिस पे बनाए गए थे, तो वो लैंड होल्डिंग होती है ना, जो मार्जिनल लैंड होल्डिंग या स्मॉल लैंड होल्डिंग, उन्हीं के बेसिस पे किसानों को क्या बोला जाता है, मार्जिनल फार्मर्स बोला जाता है या स्मॉल फार्मर्स बोला जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये मैंने यहाँ पे ये डेटा भी लिखा हुआ है यहाँ पे आपके कि भाई कितने कितनी लैंड होल्ड करने पे उनको मार्जिनल फार्मर बोला जाएगा, ठीक है, और जो लैंड का टाइप है उसको मार्जिनल लैंड होल्डिंग बोला जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टेबल बना के लिख दिया है। अब यह राजस्थान में कितने % लोग हैं अभी करंट में जिन्होंने इस टाइप की लैंड को होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। उसमें चेंज क्या हुआ है, चेंज वेंज तो ज़्यादा याद मत कीजिएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो इसमें याद करने का है इंपॉर्टेंट, सबसे देखना है कि भाई सबसे ज़्यादा लैंड होल्डिंग हमारी किसकी है, मार्जिनल लैंड होल्डिंग है। मार्जिनल लैंड होल्डिंग क्या होती है, 1 हेक्टेयर, ठीक है, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जब 1 हेक्टेयर से कम की लैंड, 1 हेक्टेयर से कम की लैंड को क्या करता है, होल्ड करता है। उसकी जो टोटल एग्रीकल्चरल लैंड है वो यदि 1 हेक्टेयर से कम है तो उसको मार्जिनल लैंड होल्डिंग बोलेंगे, और उस फार्मर को क्या बोलेंगे, मार्जिनल फार्मर बोलेंगे, ठीक है। वहीं स्मॉल लैंड होल्डिंग में क्या आता है, 1 से 2 हेक्टेयर, 1 से 2 हेक्टेयर, ठीक है। स्मॉल मीडियम लैंड होल्डिंग में क्या आ जाता है, 2 से 4 हेक्टेयर, ठीक है। मीडियम लैंड होल्डिंग में क्या आ जाता है, स्मॉल मीडियम है, याद रखना, सॉरी सेमी मीडियम है, सेमी मीडियम है, स्मॉल के बाद सेमी मीडियम है, फिर मीडियम है, ठीक है। सेमी मीडियम में कितना आ गया, 2 से 4 हेक्टेयर आ गया। मीडियम लैंड होल्डिंग में कितना आ गया, 4 से 10 हेक्टेयर आ गया। और लार्ज लैंड होल्डिंग किसे बोलते हैं, या फिर लार्ज फार्मर किसे बोलते हैं, ऐसे लोग या ऐसे फार्मर जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीन होती है, ठीक है, या फिर लार्ज लैंड होल्डिंग होती है। लार्ज लैंड होल्डिंग मतलब 10 हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीन है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, लार्ज फार्मर्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखने वाला जो ये, एक तो ये आपको ये याद रखना है कि भाई कितनी कितनी लैंड होल्डिंग किस किस के पास है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है इसमें, कि कितने %
सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा लैंड होल्डिंग कौन सी है राजस्थान में? मार्जिनल लैंड होल्डिंग है। कौन सी है? मार्जिनल लैंड होल्डिंग है। और सबसे ज़्यादा चेंज भी उसी में है। कितना है पिछले साल, मतलब ये किसके हिसाब से है, ये चेंज किसके हिसाब से है? तो ये चेंज है आपका जो आपका एग्रीकल्चरल सेंसस है ना, उसके हिसाब से कि पुराने एग्रीकल्चर सेंसस, मैंने ये यहाँ पे जो चेंज है ये एग्रीकल्चर सेंसस के हिसाब से है। कब से? 2010-11 के सेंसस से 2015-16 के सेंसस में कितना चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ से सबसे ज़्यादा लैंड होल्डिंग किसकी है? मार्जिनल की है। और सबसे कम लैंड होल्डिंग किसकी है? लार्ज की है। तो पता ही है, मतलब बेसिक सी बात है कि भाई लार्ज जो है अपने यहाँ पे पूरे इंडिया में ही कम है, नॉट ओनली राजस्थान, इंडिया में ही लार्ज लैंड होल्डर्स या लार्जर फार्मर्स सबसे कम है, ठीक है। इवन उनमें नेगेटिव चेंज भी देखने को मिला है, मतलब जो लार्ज लैंड थी वो बाकी की लैंड्स में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। माइनस मतलब 13.2% चेंज देखने को मिला है, ठीक है। अब एग्रीकल्चर जो सेंसस था 2015-16 के हिसाब से, उसमें जो ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग थी, ठीक है, एवरेज ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग का जो एवरेज साइज था वो 2.73 हेक्टेयर था, ठीक है। जबकि यह 2010-11 में कितना था? 3.7 हेक्टेयर था। मतलब टोटल यदि नंबर ऑफ पीपल देखें, टोटल नंबर ऑफ पीपल यानी टोटल नंबर ऑफ लैंड होल्डिंग देखें, लोग कितने लोग हैं, और उसको टोटल एरिया से डिवाइड करें, ठीक है, तो हमारे पास 2010-11 में कितना था? 3.7 हेक्टेयर था। वहीं वो घट के 2015-16 में कितना रह गया? 2.73 हेक्टेयर रह गया, ठीक है, 2.73 हेक्टेयर रह गया। जिसमें डिक्लाइन कितना देखने को मिला? तो डिक्लाइन हमें 11.7% का डिक्लाइन देखने को मिला है, 11.07% का डिक्लाइन देखने को मिला है, ठीक है। अब आपको ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक और फैक्ट है, जहरीला फैक्ट बोल सकते हैं इसे, कि भाई फीमेल की जनरली पूछ लेते हैं, ठीक है, जेंडर सेंसिटिविटी, ठीक है, फीमेल का पार्टिसिपेशन इन एग्रीकल्चर, ये मेंस में भी आ जाता है। तो ये जनरली पूछ लेते हैं कि भाई अपने यहाँ पे जो फीमेल की ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग है वो कितनी है, ठीक है। तो 2015-16 के सेंसस के हिसाब से, अगर इसमें पूरा याद ना हो तो सिर्फ ये याद रख लेना कि 2015-16 सेंसस के हिसाब से 7.75 लाख औरतों के पास क्या है? एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है। 7.75 वीमेंस के पास क्या है? एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है। 7.75 लाख, ठीक है, याद रखना 7.75 लाख, ठीक है, 2015-16 के सेंसस के हिसाब से। जो कि पहले कितना था? पहले कम था, ठीक है, 2010-11 में 5.46 लाख ही था। तो इसमें कितनी ग्रोथ देखने को मिली है हमें? तो लगभग 42% की ग्रोथ देखने को मिली है, ठीक है। अब यहाँ पे तो मैंने आपको नंबर बता दिया, नंबर ऑफ़ फीमेल बता दिया। अब यहाँ पे ये देख लो कि भाई टोटल नंबर ऑफ़ क्या हो सकता है, कि टोटल एरिया ऑफ लैंड कितना है औरतों के पास या फीमेल के पास, ठीक है। तो वो कितना है? 2015-16 में कितना है? 16.55 लाख हेक्टेयर है। जो पहले कितना था 2010-11 में? 13.30 लाख हेक्टेयर था। यानी जो 2010 और 11 में फीमेल लैंड होल्डिंग थी वो 13.30 लाख हेक्टेयर थी, जो कि बढ़ के 2015-16 में 16.55 लाख हेक्टेयर हो गई, जिसमें ग्रोथ कितनी देखने को मिली? 24.44% की ग्रोथ देखने को मिली है, ठीक है। अब हम अपने अगले उस पर आ जाते हैं, ठीक है। इसको मैं ऐसा करूँगा कि अगले वीडियो में डाल दूंगा, तो ये हमारा एक पार्ट खत्म होता है। यहाँ पे आपकी जो टोटल लैंड होल्डिंग है, ठीक है, ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग है, वो सारी यहाँ पे ख़त्म हो गई है, ठीक है। अब अगले में हम क्या करेंगे? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और साथ में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के साथ में मैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में आपका MCQ सेशन भी लूँगा, ठीक है। और शायद फर्स्ट यूनिट का MCQ सेशन मैंने पिछले वाली वीडियो, जो लास्ट वीडियो डाली है अपन ने, उसमें डाल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन यहीं तक एंड करते हैं इसको, फीमेल लैंड होल्डिंग, तो इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।